हमेशा किसी ना किसी रीजन से चर्चा में रहने वाली अमेरिकन पॉलिटिशियन एलिजाबेथ वॉरेन ने एक बार कहा था कि क्रेडिट कार्ड्स आर लाइक स्नेक्स एंड ग्रेनेड्स, सो ट्रीट देम लाइक व्हाट दे आर। आपको सुनने में थोड़ा एग्जैजरेटेड लग सकता है, लेकिन बात 100% सच है, क्योंकि आज क्रेडिट कार्ड्स की वजह से कई लोगों की जिंदगी बन और बिगड़ रही है। आज हम आपको जो केस स्टडी सुनाने जा रहे हैं, उससे आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। ये कहानी है हैदराबाद में रहने वाली 36 साल की स्नेहा की। प्राइवेसी रीजंस की वजह से नाम बदला गया है, लेकिन कहानी बिल्कुल रियल है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी उम्र क्या है, आप कहाँ से हैं? ओके, आई एम 36, मैं हैदराबाद से हूँ। मैं फार्मा इंडस्ट्री में वर्क करती हूँ। अप्रोक्सीमेटली आपकी इनकम कितनी होगी? 9 लाख पर एनम। स्नेहा फार्मा इंडस्ट्री में काम करती थी और उनकी एनुअल इनकम लगभग 9 लाख रुपए थी और अपनी 9 साल की बेटी की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर थी। उनकी लाइफ में कोई लग्जरी नहीं थी, कोई अननेसेसरी स्पेंडिंग नहीं थी। वो बस एक वर्किंग मदर थी जो अपनी फैमिली और फ्यूचर को सिक्योर रखने की कोशिश कर रही थी। और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसीज आनी शुरू हो गई। आज इंडिया में भी यही सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में से एक है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से हर साल लाखों फैमिलीज की सेविंग्स खत्म हो जाती हैं। कि स्टार्टिंग में सिचुएशन क्यों इतनी खराब होती चली गई कि आपको लोन पर लोन लेने पड़े? क्रेडिट कार्ड जो भी मैं पे कर रही थी वो मंथली 15-20 कर रही थी, मगर वो सिर्फ इंटरेस्ट पे जा रहा था। वो ओरिजिनल अमाउंट वैसे ही रह रहा था। मेडिकल इमरजेंसी हो गया था घर में, तब से ये ब्रेक हो गया था। स्नेहा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो पैसा फ्यूचर के लिए बचाया जा रहा था, वो ट्रीटमेंट और इमरजेंसी एक्सपेंसेस में जाने लगा। शुरुआत में उन्होंने क्रेडिट कार्ड्स का यूज किया। उन्हें लगा कि सिचुएशन टेम्पररी है, कुछ महीने में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और वो लोन रीपे कर देंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इमरजेंसी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक खर्चा खत्म होता था तो दूसरा आ जाता था। धीरे धीरे उनके पास 3 क्रेडिट कार्ड्स हो गए। हर महीने वो पेमेंट कर रही थी, कभी भाई 15,000 रुपए, कभी 20,000 रुपए, और ऊपर से देखने पर लगता था कि आउटस्टैंडिंग लोन खत्म हो रहा है। लेकिन कुछ महीने बाद जब उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स ध्यान से देखे तो उन्हें समझ आया कि रीपेमेंट करने के बावजूद लोन का बोझ कम नहीं हो रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि वो लगातार पैसे भर रही है, फिर भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट लगभग वही बना हुआ है। यहाँ एक सिंपल बात समझना जरूरी है। क्रेडिट कार्ड में अगर पूरा आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं किया जाता और सिर्फ मिनिमम ड्यू या पार्शियल पेमेंट की जाती है, तो बाकी अमाउंट पर इंटरेस्ट लगता रहता है। कई केसेस में एनुअल इंटरेस्ट रेट 30%, 35% या उससे भी ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि आप रीपे कर रहे होते हैं, लेकिन उस रीपेमेंट का बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट में चले जाता है। और स्नेहा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उन्होंने लगभग 8 से 10 महीने तक रेगुलर पेमेंट्स की। हर महीने वो क्रेडिट कार्ड बिल्स चुकाने के लिए 15 से 20,000 रुपए तक पे कर रही थी, लेकिन उन्हें पता चला कि उनकी पेमेंट से ज्यादा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट में जा रहा है और इसीलिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम ही नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि वो एक ऐसे डेट ट्रैप में फंस गई है जहां से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा था और ऊपर से घर की मेडिकल एक्सपेंसेस लगातार बढ़ रहे थे। तो मैं अब बैंक को अप्रोच करी थी, मुझे एटलीस्ट पर्सनल लोन तो भी दीजिए, आई वांट टू कन्वर्ट इट, क्योंकि मेरे प्रीवियस पेमेंट्स थोड़े इधर उधर हुए थे, मिस्ड डेट हुआ था, तो दे वर नॉट रेडी टू कन्वर्ट दैट इनटू पर्सनल लोन। इस बीच उन्होंने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी। उन्होंने बैंक से बात की और सोचा कि शायद क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग को एक पर्सनल लोन में कन्वर्ट कर दिया जाए। अक्सर लोग ऐसा करते हैं क्योंकि पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड के मुकाबले कम हो सकता है और ईएमआई भी फिक्स हो जाती है। लेकिन उनकी पेमेंट हिस्ट्री में कुछ डिलेज आ चुके थे, कुछ ड्यू डेट्स मिस हुई थी और इस वजह से उनकी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हो पाई। अब प्रॉब्लम और बढ़ गई थी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक क्विक चेक। क्या आपका कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर या कोई जान पहचान वाला आज डेट या ईएमआई प्रेशर में फंसा हुआ है? अगर हाँ, तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नीचे कमेंट्स में लिखिए एक्सपर्ट पैनल और हम आपके साथ एक फ्री क्रेडिट रिपोर्ट का लिंक शेयर करेंगे। बस वो रिपोर्ट हमारे एक्सपर्ट्स के साथ शेयर कीजिए और वो आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करके डेट से बाहर निकालने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताएंगे। खैर, स्नेहा पर क्रेडिट कार्ड्स का पेमेंट का प्रेशर बढ़ता जा रहा था।
मेडिकल एक्सपेंसेस अलग थे, डेली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अलग थे और सबसे बड़ी बात, उनकी इनकम की भी एक लिमिट थी। फिर वो स्टेज आई जहां उन्होंने एक ईएमआई मैनेज करने के लिए दूसरा लोन लेना शुरू कर दिया। उस वक्त उन्हें लगता था कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, अगर एक नया लोन मिल गया तो पुराना क्लोज हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। हर बार जब उन्हें लगता है कि अब सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी, तब कोई ना कोई नया खर्चा सामने आ जाता था और इसका नतीजा ये हुआ कि पुराना लोन पूरी तरह क्लोज नहीं हुआ और नया लोन भी ऐड हो गया। आज जब स्नेहा पीछे मुड़कर देखती है तो वो मानती है कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना उनकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक थी। उस वक्त उन्हें लगता था कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, लेकिन धीरे धीरे वो डेट ट्रैप में फंस रही थी। बता सकते हैं कि आपका टोटल ड्यू अमाउंट कितना था? टोटल ड्यू अराउंड 15 lakhs तक था। ऐप लोन्स थे, वेरी हाई ईएमआईज एंड ऑल्सो क्रेडिट कार्ड थे, हाई ईएमआईज। और इसी वजह से कुछ समय बाद उनका टोटल आउटस्टैंडिंग लगभग 15 लाख रुपए तक पहुंच गया। इसमें पर्सनल लोन्स भी थे, क्रेडिट कार्ड्स भी थे और कुछ ऐप बेस्ड लोन्स भी शामिल थे। अब प्रॉब्लम सिर्फ आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं थी, प्रॉब्लम थी हर महीने का प्रेशर। हर महीने ईएमआई, हर महीने ड्यू डेट्स, हर महीने रिकवरी कॉल्स भी आते थे। हर महीने ये डर लगा रहता था कि सैलरी आएगी तो उसमें से कितना पैसा कटेगा और कितना पैसा हाथ में आएगा। स्नेहा कहती है कि उन्होंने कभी रीपेमेंट से भागने की कोशिश नहीं की, वो लोन को चुकाना ही चाहती थी। उन्हें पता था कि पैसा वापस करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंसान चाह कर भी सब कुछ टाइम पर मैनेज नहीं कर पाता और उसमें किसी की गलती नहीं होती, सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है। कि रिकवरी हैरेसमेंट क्या आपके साथ हुआ था? बैंक से उतना ज्यादा नहीं था, मगर ये ऐप लोन्स जो है वो लोग आके बैठ जाते थे घर के सामने, मेरे पूरे मेडिकल रिपोर्ट्स दिखा रही थी, फिर भी दे डिडंट। अमाउंट छोटा था, फिर भी दे वर इंसिस्टिंग टू पे एटलीस्ट 1 EMI। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐप बेस्ड लेंडर्स की तरफ से प्रेशर भी बढ़ने लग गया। कुछ रिकवरी एजेंट्स पेमेंट के लिए घर तक आ गए थे और कई बार वो घर के बाहर बैठकर पेमेंट की डिमांड करते रहे। स्नेहा ने उन्हें अपनी सिचुएशन समझाई, मेडिकल रिपोर्ट्स भी दिखाई थी, लेकिन उनके हिसाब से उस समय उनकी बात को समझने के बजाय पेमेंट पर ज्यादा जोर दिया जा रहा था। ये फेज उनके लिए इमोशनली बहुत डिफिकल्ट था। फैमिली पर इसका कोई प्रेशर आया क्या? वो लोग मेरे फ्रेंड को कॉल करना, हमारे डैडी को कॉल करना, जो भी नंबर से उन लोगों को कॉल करना, ऐसा करना शुरू कर दिया था। एक नंबर ब्लॉक करे तो दूसरे नंबर से कॉल करना, ऐसा करते थे। ऊपर से लोन एप्लीकेशन के वक्त दिए गए रेफरेंसेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उन पर भी कॉल्स आने लगे थे। उनकी एक दोस्त को तो बार बार कॉल्स करे, इवन उनके पेरेंट्स तक को कॉल्स करे गए और एक नंबर को ब्लॉक करने पर दूसरे नंबर से कॉल आता था, इवन फिर तीसरे नंबर से भी। उनके दोस्त तो चलिए उनकी सिचुएशन समझते थे, इसीलिए उन्होंने सपोर्ट कर दिया, लेकिन स्नेहा कहती है कि अगर कोई और होता तो शायद एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लेता। अब प्रॉब्लम फाइनेंशियल से ज्यादा मेंटल हो गई थी। हर कॉल एंजाइटी लेकर आता था, हर अननोन नंबर स्ट्रेस लेकर आता था और इसी दौरान स्नेहा इंटरनेट पर सॉल्यूशंस ढूंढने लग गई। इंस्टाग्राम में मिला था और लॉयर पैनल का पेज। इनिशियली आई वाज हेजिटेटिंग क्योंकि मुझे कितना जेन्युइन है पता नहीं है, क्योंकि मुझे लॉ समझ में नहीं आता है। वंस एटलीस्ट आई विल ट्राई बोल के मैं ट्राई कर रही थी। वो कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढ रही थी, वो सिर्फ ये समझना चाहती थी कि लीगली और प्रैक्टिकली सिचुएशन को हैंडल करा कैसे जाए। और इसका सोल्यूशन पाने के लिए स्नेहा ने यूट्यूब, गूगल, हर जगह फाइनेंशियल गाइडेंस और ऑनलाइन ऑप्शंस ढूंढने शुरू कर दिए। ऐसे ही एक दिन यूट्यूब पर उन्हें एक्सपर्ट पैनल के बारे में पता चला, लेकिन शुरुआत में उन्हें भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने खुद माना कि उस वक्त वो हेजिटेट कर रही थी। उन्हें लॉ की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन जेन्युइन है और कौन नहीं। उनका ट्रस्ट लेवल बहुत ज्यादा लो था, क्योंकि जब इंसान फाइनेंशियल प्रेशर में होता है तब वो किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाता। लेकिन फिर उन्होंने एक्सपर्ट पैनल की टीम से बात की, उन्हें प्रोसेस समझाया गया और उन्होंने ऑनलाइन रिव्यूज देखे। क्योंकि वो टाइम में मैं इनिशियली आई कुड पे 3,500 इन द फर्स्ट टाइम। मुझे वो 3,500 अरेंज करने के लिए भी बहुत मुश्किल हुआ था। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा और सबसे खास बात ये थी कि उस वक्त उनके पास पैसे की इतनी कमी थी कि इनिशियल फी अरेंज करना भी मुश्किल हो रहा था। उन्होंने बताया कि लगभग 3,500 रुपए अरेंज करने में भी उन्हें काफी सारा स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन टीम के कुछ मेंबर्स ने उन्हें प्रोसेस समझाया और कॉन्फिडेंस दिया कि इस सिचुएशन का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। स्नेहा कहती है कि उनके वर्ड्स ने उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। उन्होंने सोचा कि अब सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है तो कम से कम एक बार प्रॉपर गाइडेंस लेकर देखना चाहिए। से कंटिन्यू सपोर्ट जारी था कि नहीं? जब भी मैं मुझे परेशान हो रही थी, मर्ज करती थी कॉल वेंडर से और लॉयर पैनल से, पूरे तीनों मिलके बात करते थे। सपोर्ट वो 100% था।
कुछ बिजी है तो फिर वापस कॉल आती थी। उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन शेयर की, कौन कौन से लोन्स है, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितनी रीपेमेंट कैपेसिटी है और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है। फिर सेटलमेंट और नेगोशिएशन प्रोसेस शुरू हुआ। स्नेहा के अकॉर्डिंग पूरे प्रोसेस में उन्हें रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। जब भी वो कॉल करती थी और टीम बिजी होती थी तो बाद में कॉल बैक आता था। जब भी कोई अर्जेंट सिचुएशन आती थी उन्हें रिस्पॉन्स मिलता था। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि लेंडर की कॉल और सपोर्ट टीम की कॉल को मर्ज करके तीनों पार्टीज एक साथ बात करती थी ताकि सिचुएशन को समझाया जा सके और प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला जा सके। और यही चीज उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि पहली बार उन्हें लग रहा था कि वो अकेली नहीं है। रिकवरी विजिट्स के लिए भी उन्हें गाइडेंस दी गई। उन्हें बताया गया कि लीगली कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, क्या रिकॉर्ड करना है और क्या नहीं करना है। बैंक्स की तरफ से तो प्रेशर ज्यादा नहीं था, लेकिन कुछ लोन ऐप रिकवरी एजेंट्स पेमेंट्स के लिए उनके घर के बाहर आकर बैठ जाते थे। स्नेहा ने रिकवरी एजेंट्स की वीडियोस, फोटोज और आईडी डिटेल्स कलेक्ट करी और एक्सपर्ट पैनल की गाइडेंस से आरबीआई में कंप्लेंट रेज की। उनके मुताबिक इसके बाद हरासमेंट कम हो गया और बाद में मामला स्ट्रक्चरल रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ गया। क्या आप मैम बता सकती हैं कि जो आपको सेटलमेंट के टाइम अमाउंट पे करना पड़ा था वो कितना था? फॉर एग्जाम्पल मेरा 6 लाख का पर्सनल लोन था। वो टाइम पे मुझे एक ही टाइम पे सेटलमेंट कर पाना पड़ा था, तो मैं घर के थोड़े गोल्ड वैसा निकाल लेके आई हैव पेड दैट अमाउंट। अगले कुछ महीनों में नेगोशिएशंस कंटिन्यू रहे। हर अकाउंट की सिचुएशन अलग थी, हर लेंडर का अप्रोच अलग था। कुछ लमसम बेसिस पर हुए। एक पर्सनल लोन था जिसका अमाउंट लगभग 6 लाख रुपए था। उस रेजोल्यूशन के लिए उन्हें एक बार में अमाउंट अरेंज करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने फैमिली गोल्ड का सहारा लिया और रेजोल्यूशन कंप्लीट किया। कुछ छोटे छोटे अकाउंट्स भी थे जैसे कि 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख के आसपास। इनमें से कुछ रेजोल्यूशन को 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स में स्ट्रक्चर किया गया ताकि रीपेमेंट मैनेजेबल रहे। और यही चीज स्नेहा को सबसे प्रैक्टिकल लगी क्योंकि हर रेजोल्यूशन एक ही फॉर्मेट में नहीं हुआ। जहां पॉसिबल था वहां इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस नेगोशिएट किए गए और धीरे धीरे अकाउंट्स क्लोज होते गए और प्रेशर भी कम होता गया। जब आपका फाइनली लोन रिजॉल्व हुआ, जिस दिन आपने वो 6 महीने के बाद सब कुछ क्लोज किया, उस दिन आपके अंदर क्या फीलिंग थी मैम? आपको कैसा महसूस हो रहा था? जो भी प्रेशर मैं पहले फील करती थी, अब वो टेंशन पूरा चला गया। नाउ आई कुड कॉन्सेंट्रेट ऑन माई डॉटर। उनकी स्टडीज और उनके फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ बोल के थोड़ा मुझे उम्मीद आया। और लगभग 6 महीने के अंदर उनका पूरा 15 लाख रुपए के आसपास का डेट सॉल्व हो गया। जब फाइनल रेजोल्यूशंस कंप्लीट हुए तब उनके लिए सबसे बड़ा रिलीफ पैसा नहीं था, सबसे बड़ा रिलीफ था सुकून। उन्होंने कहा कि पहली बार उन्हें लगा कि अब वो अपनी बेटी पर ध्यान दे सकती है। अब हर वक्त लोन और ईएमआई का प्रेशर दिमाग में नहीं था। अब वो अपनी बेटी की पढ़ाई और फ्यूचर के बारे में सोच सकती थी। स्नेहा कहती है कि जब इंसान लोन चुकाना चाहता हो लेकिन हालात उसके खिलाफ चले जाए, तब जो प्रेशर और टेंशन होती है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो खुद उस फेज से गुजरा हो। काफी लोग ऐसे होते हैं जो लोन लेकर भागना नहीं चाहते, वो रीपेमेंट करना चाहते हैं लेकिन बीच में लाइफ की सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाती है कि वो टेम्पररी तौर पर मैनेज नहीं कर पाते और इसमें किसी की गलती नहीं है, सिचुएशंस ही ऐसी आ जाती है। तो मैम आप अपने एक्सपीरियंस से उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? कैसे भी करके ना वो वहीं पे रुकने के लिए ट्राई करना चाहिए। जैसे ये लोन पे करने के लिए दूसरा लोन लेना, ट्रस्टवर्दी पर्सन अपना फ्रेंड या फैमिली मेंबर से अपना सिचुएशन बात करके थोड़े दिन के लिए उनके पास पैसा लेके या कुछ तो भी करके क्लोज कर लेना है। लेकिन आज स्नेहा दूसरों को एक सिंपल एडवाइस देती है कि अगर किसी ईएमआई का बर्डन बढ़ने लगे तो प्रॉब्लम को इग्नोर मत कीजिए। अगर एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है तो रुक कर सिचुएशन को इवैल्यूएट कीजिए, इंटरेस्ट रेट्स को समझिए, अपनी फैमिली या ट्रस्टेड लोगों से ही बात कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉब्लम को जितनी जल्दी एड्रेस किया जाता है उतने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। स्नेहा की कहानी किसी ओवरनाइट सक्सेस या मिरेकल की कहानी नहीं है। ये एक वर्किंग प्रोफेशनल, एक मदर और एक जिम्मेदार बोरोवर की कहानी है जो सर्कमस्टांसेस की वजह से डेट के प्रेशर में फंस गई थी। लेकिन जब उन्होंने सिचुएशंस को समझा, हेल्प ली, प्रोसेस फॉलो किया और डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ी तो धीरे धीरे वो उस प्रेशर से बाहर निकल पाई। और शायद इसीलिए आज उनकी सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि लोन क्लोज हो गया, सबसे बड़ी जीत ये है कि वो दोबारा अपनी बेटी के फ्यूचर को कॉन्फिडेंस के साथ देख पा रही है।
आपकी सिचुएशन में जैसे और भी लोग हैं, क्या आप उनको लॉयर पैनल के बारे में रिकमेंड करना चाहेंगे? हाँ, जरूर जरूर बोलूंगी, डेफिनेटली। अगर कोई ऐसा जेन्युइनली हेल्प चाहिए उन लोगों को मैं जरूर आपको एडवाइस करूंगी। तो अगर आप या आपका कोई नोन पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड ड्यू के रिकवरी के इश्यूज को फेस कर रहा है तो आज ही विजिट करिए expertpanel.org, एन IIT IIM फाउंडेड कंपनी जिनके एक्सपर्ट्स ने 40,000 से ज्यादा लोगों की लोन रेजोल्यूशन और बोरोवर सपोर्ट में मदद की है। तो अभी जाइए एक्सपर्ट पैनल की वेबसाइट पर और प्रोफेशनल से बात करिए कि अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को स्ट्रक्चर्ड तरीके से कैसे एड्रेस करा जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें कमेंट्स में जवाब दीजिएगा, रिव्यूज दीजिएगा एंड साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं किसी एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ किसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और यहां तक हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।